हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो ऊतक की पता होनी चाहिए, यानी कि टिश्यू की पता होनी चाहिए। तो टिश्यू यानी कि ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान अथवा असमान होता है, उद्भव में समान होता है और एक किसी विशिष्ट कार्य के लिए वो संगठित होता है या किसी विशेष कार्य को करने के लिए रूपांतरित होता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। यानी कि इसे हमें दो चीजें समझ में आनी है कि एक तो सेल्स यानी कि कोशिकाओं का समूह है। कैसा समूह है? जो 3 कैरेक्टर शो करें। उद्भव यानी कि ओरिजिन, समान। दूसरा संरचना, समान अथवा असमान, और कार्य समान। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसका उद्भव समान होता है, जो संरचना में समान अथवा असमान होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित होती है, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। या समान अथवा असमान सेल्स का वह समूह जिसकी उत्पत्ति समान होती है और जो एक विशिष्ट कार्य के लिए संगठित होता है, ऊतक कहलाता है। और ऊतक जो होते हैं वो मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं और ऊतक तंत्र मिलकर अंग यानी कि ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से शरीर बनता है, बॉडी बनती है। तो सेल्स ग्रुप में अरेंज होकर टिश्यूज बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम से अंग और अंग से अंग सिस्टम, अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। अब इसके बाद दूसरी तो चीज हमें पता होनी चाहिए वो है ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी। हिस्टो वर्ड लगाते हैं ऊतक के लिए और लॉजी वर्ड लगाते हैं स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान। यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान कहलाता है। और बिकेट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऊतक विज्ञान के जनक। ऊतक विज्ञान के जनक को कौन कहलाता है? बिकेट कहलाता है। तो जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी बोलते हैं। बिकेट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो है पादप आकारिकी। पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी यानी कि प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी कहलाता है। अगर ये अध्ययन प्लांट्स के होता है तो ये प्लांट शारीरिकी यानी कि प्लांट एनाटॉमी कहलाती है, और अगर यही अध्ययन एनिमल्स का होता है तो ये एनिमल एनाटॉमी कहलाती है। तो पादप शारीरिकी का मतलब क्या हो गया कि पादप
अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप शारीरिकी कहलाता है। और एनग्रीव को पादप शारीरिकी के जनक कहते हैं। और के ए चौधरी जो है वो भारतीय पादप शारीरिकी के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी है। तो पादप शारीरिकी का मतलब क्या है? पादप शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन पादप शारीरिकी कहलाता है। और एनग्रीव को पादप शारीरिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। और के चौधरी को भारतीय प्लांट एनाटॉमी का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। अब इसके बाद जो हमको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों टिश्यूज़ में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो हमें अब प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ में अंतर थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम एक तरफ लिखेंगे पादप ऊतक और दूसरी तरफ जंतु ऊतक। तो कुछ कैरेक्टर हमें पादप जंतुओं के और पादप और जंतुओं के ऊतकों में पढ़ने हैं कि कौन से उनमें विशेष अंतर होते हैं। सबसे पहले पादप ऊतक की सेल्स कोशिका भित्ति युक्त होती है, अर्थात इनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतुओं में ऊतक के जो सेल्स होती है उनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा, जो अधिकांश पादप ऊतक हैं, अधिकांश पादप ऊतक मृत होते हैं जबकि ये जीवित होते हैं, अधिकांश जीवित होते हैं। तीसरा, जो पादप ऊतक हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? विभज्योतकी ऊतक तथा स्थायी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और स्थायी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, यानी कि परमानेंट टिश्यू। ये चार प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक, पहला है उपकला यानी कि एपिथेलियम। दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यू होता है। चौथा, जो प्लांट ऊतक होते हैं उनमें उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये मोबाइल नहीं होते, एक जगह से दूसरे तक प्लांट्स नहीं चलते हैं। लेकिन एनिमल्स चूँकि मोटाइल होते हैं, चलनशील होते हैं, इनमें चलन होती है, इनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इनका जो मेंटेनेंस होता है वो भी कम होता है। मेंटेनेंस जो होता है इनका कम होता है और इनका जो होता है मेंटेनेंस वो अधिक होता है। तो ये बेसिकली 4-5 अंतर होते हैं कि पादप ऊतक में जो सेल्स होती है वो उनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अधिकांश पादप ऊतक जो होते हैं मृत होते हैं जबकि अधिकांश जो जंतु ऊतक है वो जीवित होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें विभाजन की क्षमता होती है और दूसरा स्थायी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। लेकिन जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू।
इनमें कम ऊर्जा और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मोबाइल नहीं होते, मोटाइल नहीं होते, चल नहीं होते। ये चल होने के कारण इनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है और इनमें मेंटेनेंस भी अधिक होता है। अब जो पादप ऊतक है, उन पादप ऊतक में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। अब हम विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में अंतर पढ़ेंगे। यही इनके कैरेक्टर्स भी हैं और यही इनका अंतर भी है। तो दोनों के कैरेक्टर्स भी हो जाएंगे इसमें, विभज्योतक ऊतक के भी, स्थायी ऊतक के भी, और जो इनका अंतर भी हो जाएगा। तो जो ऊतक है प्लांट्स में, पादपों में, वो दो प्रकार के हैं। एक विभज्योतकी ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। अब जो विभज्योतक ऊतक टर्म है वो कार्ल नागेली ने प्रस्तुत किया था। अब लेकिन विभज्योतक ऊतक होता क्या है? एक ऐसा ऊतक जिसमें समान एवं अपरिपक्व जीवित सेल्स का समूह होता है। यानी कि जो विभज्योतक ऊतक है वो क्या है? समान तथा अपरिपक्व जीवित कोशिकाओं का वह समूह जिसमें विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है, विभज्योतकी ऊतक कहलाता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। यानी कि इसमें सेल्स समान होंगी, अपरिपक्व होंगी, जीवित होंगी और उनका जो समूह होगा जिसमें और उनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। तो ऐसा समूह जिसकी सेल समान, जीवित और अपरिपक्व होती है और जिनमें विभाजन की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? विभज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। जबकि वे सेल्स जो जीवित अथवा मृत होती है, यानी कि जीवित अथवा मृत सेल्स का वह समूह जिनमें विभाजन की क्षमता उपस्थित नहीं होती है और जो एक निश्चित आकार, आकृति और कार्य ग्रहण कर लेती हैं, क्या कहलाती है? स्थायी ऊतक कहलाता है। और विभज्योतकी ऊतकों से ही स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अब इसके लिए हमें 2-3 वर्ड्स पता होने चाहिए। तो जो सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है विभज्योतकी ऊतक से स्थायी ऊतक बनने को, तो विभज्योतक जब प्लांट की ग्रोथ होती है, नया प्लांट डेवलप हो रहा होता है, तो सबसे पहले विभज्योतक ऊतक बनते हैं और उनमें एक प्रोसेस के द्वारा स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है और उस प्रोसेस का नाम होता है विभेदन, यानी कि डिफरेंशिएशन। अब स्थायी, तो विभज्योतकी ऊतकों से स्थायी ऊतक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है, यानी कि विभेदन कहलाती है। या वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा विभज्योतकी ऊतक की सेल्स में स्थायी ऊतक की सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि जिस सभी प्रोसेसेस से वो सभी प्रोसेस जिसके द्वारा विभज्योतकी ऊतकों की लिविंग जीवित सेल्स है, अपरिपक्व सेल्स है और अविभेदित सेल्स स्थायी ऊतकों की सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब स्थायी ऊतक जो होते हैं वो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि के समय कुछ स्थायी ऊतकों में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी विभज्योतक ऊतक बनाते हैं। और ये सेकेंडरी विभज्योतकी ऊतक अब स्थायी ऊतक बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी टिश्यू। तो वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके द्वारा स्थायी ऊतक की सेल्स जो
विभाजन की क्षमता जिनमें नहीं थी, वो विभाजन की क्षमता युक्त सेकेंडरी विभज्योत की ऊतक या कहीं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में परिवर्तित होती है, उसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और द्वितीयक विभज्योत की ऊतकों से वापस परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतकों का बनना, जो विभज्योतक ऊतक से स्थायी ऊतक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। और लेकिन चूंकि एक बार विभेदन यहां पर पहले हो चुका है, दोबारा से हो रहा है, इसलिए इसको हम यहां बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। तो वह सभी प्रक्रिया जिससे विभज्योतक ऊतक विभेदन, मतलब विभज्योतक ऊतक की जो सेल्स होती है वो स्थायी ऊतक में रूपांतरित हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। और जब स्थायी ऊतक वापस द्वितीयक विभज्योत की ऊतकों में परिवर्तित होता है, या वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्थायी ऊतकों की सेल द्वितीयक विभज्योतिक प्रकार की सेल्स में रूपांतरित हो जाती है, क्या कहता है? डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। और द्वितीयक विभज्योत की ऊतकों से वापस द्वितीयक स्थायी ऊतकों का बनना क्या कहलाता है? री डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये तीन टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगे हमें। अब हम विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतकों में अंतर पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम इनके लक्षणों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? इस ऊतक की सेल्स में, ऊतक की सेल्स में विभाजन क्षमता उपस्थित, इसमें अनुपस्थित। पहला। दूसरा लक्षण, जो विभज्योतक ऊतक होते हैं उनकी सेल्स अविभेदित होती हैं, मतलब उनमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है, लेकिन ये विभेदित सेल होती हैं, इनमें डिफरेंशिएशन हो चुका होता है। सेल्स जो होती है लिविंग होती हैं, यानी कि जीवित होती हैं। यहां पर डेड यानी कि मृत और लिविंग यानी कि जीवित और मृत दोनों हो सकती हैं, लेकिन विभज्योतक ऊतक की सेल्स हमेशा लिविंग होती हैं। चौथा, जो विभज्योतक ऊतक होती है उनकी सेल वॉल में, सेल की सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में केवल प्राइमरी वॉल यानी कि प्राथमिक भित्ति उपस्थित होती है। मतलब अर्थात दैट इज द्वितीयक। सेकेंडरी वॉल मतलब द्वितीयक भित्ति अनुपस्थित। यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों उपस्थित होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपस्थित। इसके बाद पांचवा, इनमें जो केंद्रक होता है, जो विभज्योतक ऊतक होती हैं उनकी सेल्स में जो ऊतक होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है और स्पष्ट होता है, बड़ा तथा स्पष्ट। यहां पर छोटा होता है। छठा, अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्थान होता है, दो सेल्स के बीच में, इनमें जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है अनुपस्थित होता है, यानी कि ये पास पास उपस्थित सेल होती है। यहां पर उपस्थित हो सकता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता, इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें उपस्थित हो सकता है। सातवां, इनमें जो सेल्स होती हैं उनमें अंतःप्रदावी जाली का
यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा माइटोकॉन्ड्रिया अल्प विकसित होते हैं, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं होते, पूर्णतः विकसित नहीं, यानी कि अल्प विकसित होते हैं, यहाँ पर पूर्ण विकसित होते हैं। आठवां, जो इनमें लवक होते हैं, लवक प्रोप्लास्टिड स्टेज में होते हैं, यानी कि प्राक लवक स्टेज में होते हैं, पूर्व प्लस यानी कि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, यहाँ पर पूर्णतः परिपक्व। नवा, जो इन सेल्स में जो धानी होती है, सेल्स में धानी यानी कि वैक्यूल अनुपस्थित अथवा छोटी होती है। यहाँ पर बड़ी धानी, एक बड़ी धानी पाई जाती है प्लांट सेल में। 10वां, जो संचित भोजन होता है इनमें, संचित भोजन अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित क्यों होता है? क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है, तो जितना सेल्स में भोजन बन रहा होता है उतना ही साथ के साथ यूज हो जाता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें संचित भोजन अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है स्टार्च के रूप में। और 11वां, जो इन ऊतकों में जो कार्य है इन ऊतकों का, वो क्या है? पादप की वृद्धि करना है। कार्य पादप की वृद्धि, जबकि इनका जो कार्य है वो सुरक्षा देना, सहारा देना, यानी कि प्रोटेक्शन देना, सहारा देना, संवहन करना, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, खाना और जल को लेकर जाना, लवणों को लेकर जाना, प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाना, और स्टोरेज यानी कि संचरण है, भोजन का संचित करना। तो ये कैरेक्टर्स हैं विभज्योत की ऊतकों के और स्थायी ऊतकों के। दोबारा से देखते हैं हम कि उन ऊतकों की सेल्स में विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है, जबकि स्थायी ऊतकों में विभाजन की क्षमता कंप्लीटली यानी कि परमानेंटली और टेम्परेरी समाप्त हो जाती है, होती नहीं है। ये अविभेदित सेल से मिलकर बना होता है, ये विभेदित सेल से मिलकर बना होता है। इनकी सेल लिविंग होती है, इनकी सेल डेड और लिविंग दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं। इनकी सेल वाल में केवल प्राइमरी वाल यानी कि प्राथमिक भित्ति उपस्थित होती है, सेकेंडरी वाल एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाल दोनों उपस्थित होती है सेल वाल में। यहाँ पर केंद्रक बड़ा और स्पष्ट होता है, यहाँ पर केंद्रक छोटा होता है। इंटरसेलर स्पेस यानी कि अंत्यकोश के स्थान अनुपस्थित होता है, अर्थात सेल पास पास लगी होती है। यहाँ पर उपस्थित हो सकता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। अंतःप्रदावी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णतः विकसित नहीं होते, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः विकसित होते हैं। इसके अलावा लवक जो होता है इनमें वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होता है, अर्थात वो अभी परिपक्व नहीं हुआ होता है। यहाँ पर वो पूर्णतः परिपक्व स्टेज में होता है। सेल्स में धानी यानी कि वैक्यूल अनुपस्थित होती है अथवा छोटी होती है। यहाँ पर जो वैक्यूल होती है वो बड़ी होती है, सेंट्रल में प्रेजेंट होती है नॉर्मली। और संचित भोजन जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। अनुपस्थित इसलिए होता है कि ये उपापचयी रूप से मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल होती है, जितना भोजन बनता है वो साथ के साथ खर्च होता रहता है। और यहाँ पर जो है वो संचित भोजन उपस्थित होता है जो स्टार्च के रूप में होता है। कार्य इसका पादप की वृद्धि करना होता है और इसका कार्य सुरक्षा, सहारा, संवहन, प्रकाश संश्लेषण और स्टोरेज होता है। जो प्लांट सेल्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वही सेल्स
विभाजित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। और जब नॉर्मली जो क्रम होता है विभाजन का या जो बनने का डेवलपमेंट होता है, जो सब एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणिक अवस्था में सबसे पहले प्राक यानी कि प्रो विभज्योतक बनते हैं, प्राक विभज्योतक। इससे बनते हैं प्राथमिक यानी कि प्राथमिक विभज्योतक, और उस बाद में प्राथमिक से द्वितीयक विभज्योतक बनते हैं। ये क्रम होता है नॉर्मली जो डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले प्राक बनता है, उससे प्राइमरी, प्राइमरी से फिर उसके बाद सेकेंडरी विभज्योतक बनते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।